28 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह तेहरान में लोग अपनी दिन की शुरुआत कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही घंटों में दुनिया भर के न्यूज एजेंसी एक खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 36 साल से ईरान पर हुकूमत करने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई अब जिंदा नहीं रहे। और सिर्फ खामनाई ही नहीं, इनके साथ टॉप मिलिट्री लीडर्स एंड कमांडोज भी मारे गए। दुनिया भर के एक्सपर्ट को लगा कि शायद यही ईरान की रिजीम का एंड का शुरुआत है। बहुत से लोगों का मानना था कि ईरान अपनी सुप्रीम लीडर और कई कमांडोज को खोने के बाद ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगले 100 दिनों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया, सवाल ये था क्या एक ऐसा देश जिसने अपनी ताकतवर लीडर खो दिए फिर भी दुनिया का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री का सामना कर सकता था? अगर हाँ तो उसकी कीमत क्या थी? किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? किसने सबसे ज्यादा पैसे गंवाए? टॉप 15 लीडर मरने के बाद भी ईरान इतनी तगड़ी फाइट बैक कैसे किया? क्या था अली खामनाई की मौलिक डिफेंस स्ट्रेटेजी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और इसमें ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और टॉप लीडर के साथ फरेडम अब्बासी जैसे कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया। उनके दूसरे दिन 14 जून को ईरान ने ऐसा जवाब दिया जिनकी इंटेंसिटी ने पूरी दुनिया के ध्यान अपनी तरफ खींच ली। ईरान इजराइल की तरफ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश कर दी और एक दूसरे पर हमला होते रहा। और 22 जून को अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर आया और फर्दो, नातांज और इस्पाहान जैसे ईरान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। लेकिन 24 जून को सीजफायर अनाउंस कर दिया गया। डिप्लोमेटिक बातें फिर से शुरू हो गई। न्यूक्लियर टॉक पर ईरान और अमेरिका की चर्चा चल रही थी। कई रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिलते हैं कि न्यूक्लियर डील होने का बहुत करीब था। लेकिन 28 फरवरी की सुबह तेहरान में फिर से धमाके की आवाज से गूंज उठा। इस ऑपरेशन को यूएस ने एपिक फ्यूरी का नाम दिया। अमेरिका और इजराइल के इस कोऑर्डिनेटेड हमले में ईरान के 15 लीडर के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई भी शहीद हो जाते हैं। इसके साथ और 200 पब्लिक के भी डेथ होती है और अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि रिजीम गिर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के मुताबिक उनके रेड लाइन अमेरिका और इजराइल क्रॉस कर चुके थे। ईरान ने फिर कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल समेत बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी, कतर, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल से हमला करना चालू कर देता है, जिसमें अमेरिका के $1.1 बिलियन का ईयरली वार्निंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। अगर कोई भी शिप ईरान के वार्निंग को इग्नोर करने की कोशिश करता तो उस पर ईरान हमला कर देता। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर चला गया। ईरान का इतने हैवी रिस्पॉन्स के पीछे एक और रीजन था, मिनाब शहर पर हमला। 28 फरवरी को अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल ईरान के मिनाब स्कूल पर हमला कर दिया, जिसमें 168 बच्चे मारे गए। और फिर आया 13 मार्च, जब अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। ये वही आइलैंड है जहां ईरान अपनी 90% तेल को एक्सपोर्ट करता है और यहीं से वार नया लेवल तक पहुंच गया। ईरान इजराइल समेत गल्फ कंट्रीज पर हमला बढ़ा दिया। लेकिन असली बवाल शुरू हुआ 18 मार्च को, जब इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जो दुनिया के सबसे बड़ा गैस फील्ड था, जिसे ईरान की इकोनॉमिक का लाइफलाइन भी माना जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने इंतजार नहीं किया और कुछ ही घंटों बाद ईरान ने रिटेलिएशन चालू कर दिया। अगर इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़ा गैस फील्ड को निशाना बनाया तो ईरान ने भी इसके रिटेलिएशन में दुनिया के सबसे बड़े कतर के रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर वार किया। ये वही जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज मौजूद। और एक बात, दोनों ही इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा था। अब तक ईरान में 2700 सिविलियन मारे जा चुके थे। इसके बावजूद ईरान अभी भी रुकने वाला नहीं था। और फिर आया 27 मार्च, जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसमें E3 सेंट्री अवेक्स नष्ट हो। इससे पहले 13 मार्च को इसी एयरबेस पर 5 रिफिलिंग टैंकर को भी टारगेट किया था। इसके बाद एक और अभी ट्विस्ट बाकी था, जिसके कारण अमेरिका को एक ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन चलाना पड़ता है। क्योंकि 3 अप्रैल को जब ईरान ने एक अमेरिका F-15E फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया, जिसमें 2 क्रू मेंबर ईरान के सरजमीन पे गिर गए, जिनमें से एक अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। यह सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन 5 अप्रैल तक चला, लेकिन ये ऑपरेशन अमेरिका को बहुत महंगा पड़ा। इसमें अमेरिका के कमांडो 2 MC-130J
MH-6 लिटिल बर्ड MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान के हाथों गंवाना पड़ा। ये सब चल ही रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें गाली देके कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, लेकिन इस ट्वीट को सब नॉर्मल लिया। लेकिन फिर 7 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा ट्वीट आता है जिसमें ईरान को सीधा धमकी दे डालता है कि आज 8 बजे रात को ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। इस ट्वीट से संकेत मिल रहा था कि शायद अमेरिका ईरान पर परमाणु बम गिरा दे। सब रात 8 बजे का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि इजराइल के चैनल 13 ने काउंटडाउन क्लॉक को स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ ईरानियन ह्यूमन चेन बनाकर न्यूक्लियर प्लांट और ब्रिज पर खड़े थे कि आओ हम पर बम बरसाओ। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 2 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंस कर देता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की तरफ से आए 10 पॉइंट प्रपोजल अब पीस टॉक की बुनियाद बन सकता है। इन दोनों की मध्यस्थता पाकिस्तान ने कराया। लेकिन एक सवाल, आखिर ईरान ने अपनी टॉप 15 लीडर्स खोने के बाद भी अमेरिका और इजराइल के दांतों तने चने चबा दिए? तो उसका जवाब है मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। यही वजह से ईरान के सीनियर मिलिट्री लीडर और कमांडर को टारगेट किया गया तो मिलिट्री मशीन रुकने की बजाय और ज्यादा घातक हो गया। यह स्ट्रेटेजी 2003 के इराक वार के बाद डेवलप की गई थी। ईरान ये फैसला ये सोच के लेते हैं कि अगर कल तेहरान की कमांड सिस्टम खत्म हो जाए तो भी ईरान अपनी जंग जारी रख सके। इस सिस्टम के तहत ईरान को लगभग 31 ऑटोनोमस रीजनल मिलिट्री कमांड्स में बांट दिया गया। हर रीजन के पास एक अपना हेडक्वार्टर है, अपना मिसाइल यूनिट है। सबसे खास बात, अगर सेंट्रल कमांड से कांटेक्ट टूट जाए या टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी रीजनल कमांड तेहरान के परमिशन के बिना ऑपरेशन जारी रख सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें और इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।